हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहा है। जी हाँ साथियों, ये छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशरी का प्रीवियस ईयर पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, जो कि ये पेपर 2019 में हुआ था। वही वाला पेपर मैं आज आप लोगों के सामने सॉल्व कराने वाला हूँ। एक एक एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ पे आपके सामने रीड आउट करेंगे। तो साथियों, बिना देर के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो भी मैं पेपर लेकर के आया हूँ, ये जो छत्तीसगढ़ में पेपर कंडक्ट करवाया गया था वही पेपर है। कर है छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायाधीश प्रारंभिक परीक्षा 2019 की अगर हम बात करते हैं तो साथियों, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ में एग्जामिनेशन होता है उसमें हमारे मेजर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, साथ ही साथ हमारे माइनर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर हम माइनर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता पूछी जाती है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम पूछा जाता है, फिर विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम पूछा जाता है, लिमिटेशन एक्ट पूछा जाता है, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूछा जाता है, फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है और कोर्ट फीस एक्ट आता है। ये इनके माइनर एक्ट के अंतर्गत आते हैं। अगर मेजर लॉ की बात करते हैं तो आईपीसी आता है, सीपीसी आता है, सीआरपीसी आता है, इंडियन एविडेंस एक्ट आता है और उन्हीं सभी जगहों से क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। तो साथियों, बिना देर के हम एक एक क्वेश्चन को आपके सामने यहाँ पे रीड आउट करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन भी आपको देता हुआ चलूँगा। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, य को मार डालने के आशय से क उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप य मर जाता है, क दोषी होगा। अब यहाँ पे क किस चीज़ का दोषी माना जाएगा? तो साथियों, यहाँ पे जो क दोषी माना जाएगा वो हत्या के लिए दोषी माना जाएगा। यहाँ पे जो करेक्ट आपका ऑप्शन होगा वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा। और ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो मैं बताऊँगा, आईपीसी का जब सेक्शन नंबर 300 आप देखेंगे और वहाँ पे जो उसका इलुस्ट्रेशन है दृष्टांत क नंबर का है, जब आप इलुस्ट्रेशन क देखेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि ये हत्या क्यों हो रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा करेक्ट आंसर साथियों ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। आपराधिक मानववध यहाँ पे होने वाला नहीं है, ए और बी दोनों होने वाला नहीं है, उपरोक्त में से कोई होने वाला नहीं है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को देखा, साथ ही साथ आपने आंसर को भी एनालिसिस किया। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है, जो कोई किसी कूटकृत सिक्के को यह जानते हुए कि वह कूटकृत है भारत में आयात करेगा, वह भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत उसको दोषी ठहराया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पे डायरेक्ट आपसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है कि किस सेक्शन के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलेगा। तो साथियों, 234 सेक्शन के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं, 235 के अंतर्गत भी नहीं मिले, 236 के अंतर्गत भी नहीं मिलेगा। जो ये आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर हम कूटकृत्य की बात करते हैं और कूटकरण किस चीज़ के बारे में, तो बेसिकली सिक्के के बारे में करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा साथियों डी वाला होगा। ये डायरेक्ट आपसे इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशरी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके इंडियन पेनल कोड 1860 से पूछे जा रहे हैं। कर इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का आशय लोप किया जाता है, यह भारतीय दंड विधि की किस धारा के अंतर्गत आता है। मीन्स कि जो हमारा इंडियन पेनल कोड है उस इंडियन पेनल कोड के किस धारा के अंतर्गत ये आता है। अगर हम तीसरे नंबर की बात करते हैं साथियों, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप भारतीय दंड संहिता की धारा 202 को ऑब्जर्व करेंगे, किसको ऑब्जर्व करेंगे साथियों, यहाँ पे पूरा सेक्शन दिया है, 202 दिया है, 203 दिया है, 205 दिया है, 204 दिया है। लेकिन जब यहाँ पे आप सेक्शन नंबर 202 को आप देखेंगे, जिसमें इत्तिला देने के आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का शासन लोप किया जाता है, उसी की बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये 202 वाला ही आपका जो सेक्शन नंबर 202 है, यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि लोक सेवक मीन्स कि पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहा है। कह रहा है, लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का घोतक होता है, निम्न में से किस में आता है, ये किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए दे रहा है, सेना का प्रत्येक आयुक्त ऑफिसर के अंतर्गत क्या लोक सेवक आता है, क्या उसको हम लोग लोक सेवक मानते हैं। तो इस सही बात कह रहा है कि सेना का प्रत्येक आयुक्त जो होता है वो लोक सेवक होता है। बी वाला, प्रत्येक न्यायाधीश जो विधि न्याय निर्णायक का कार्य से अधिकृत हो, ये भी लोक सेवक के अंतर्गत आता है। न्यायालय का प्रत्येक ऑफिसर, ये भी लोक सेवक। सेक्शन नंबर जब 21 ऑफ इंडियन पेनल कोड आप पढ़ेंगे साथियों, तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी वाला करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी की बात कर रहा है, क्योंकि ये ए वाला भी, बी वाला भी, सी वाला भी, ये सभी के सभी ऑप्शन आपके क्या हैं साथियों, सभी के सभी आपके ऑप्शन करेक्ट हैं। इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो डी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और रेफरेंस के तौर पर अगर आप देखना चाहेंगे कि किस सेक्शन में होगा, तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेक्शन नंबर जब आप 21 को आप ऑब्जर्व करेंगे इंडियन पेनल कोड का, तो वही सेक्शन नंबर 21 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है भारतीय दंड विधि की धारा 29 को की बात करता है। मीन्स कि यहाँ पे जो 29 को की बात की जाती है तो आप समझ सकते हैं कि 29 तो जो रहा होगा वो तो ऑफिशियली रहा होगा, जब हमारा इंडियन पिनल कोड ड्राफ्ट किया गया होगा तभी 29 हुआ होगा। लेकिन जहाँ यहाँ पे 29 कॉल लग गया है तो आप समझ सकते हैं जैसे कॉल लग गया, ख लग गया, ए लग गया, बी लग गया, तो मीन्स कि इसको अमेंडमेंट किए के द्वारा इसको क्या किया गया, इनकॉर्पोरेटेड किया गया। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि जो भारतीय दंड विधि की धारा 29 को संबंधित है, क्या ये दस्तावेज से संबंधित है? क्या ये दस्तावेज से संबंधित है? तो बिल्कुल नहीं। क्या मूल्यवान प्रतिभूति से? तो बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित है। 29 को की अगर हम बात करते हैं साथियों तो ये किससे संबंधित होता है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होता है उसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित होता है 29 को। और ये क्वेश्चन 29 को वाला आपसे बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों सी वाला ही इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करते हैं तो कह रहा है विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक जो है को भीड़ पर गोली चलाता है, को ने कोई अपराध नहीं किया है। यह प्रतिरक्षा भारतीय दंड विधि की किस धारा के अंतर्गत आती है? मीन्स कि अगर इस प्रकार की अगर प्रतिरक्षा की जाती है तो ये किस धारा के अंतर्गत ये फॉल करता है? और साथियों ये कहाँ पे फॉल कर रहा है? तो जब हम बात करते हैं जनरल डिफेंसेस की बात करते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 4 में प्रोवाइड किया गया है, उसी चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। अब इसका जो करेक्ट आंसर आपको मार्क करने के लिए दे रहा है, क्या सेक्शन नंबर 76 होगा, 77 होगा, 78 होगा या 79 होगा? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर 6 का आपका होगा, ये सेक्शन नंबर 76 वाला ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 76 विधि द्वारा आबद्ध, जो विधि के द्वारा आबद्ध किया जाता है व्यक्ति के कार्य के बारे में हमको सेक्शन नंबर 76 बताता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है कब संपत्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है? मीन्स कि जब हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस की बात की जा रही है तो साथियों यहाँ पे हमारा कौन सा सेक्शन होगा? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडियन पेनल कोड का हमारा सेक्शन नंबर 103, और उसी के साथ साथ हमको क्या देखना होगा? सेक्शन नंबर 103 के साथ हम क्या करेंगे साथियों? रीड विथ करेंगे। और किस सेक्शन को हम रीड विथ करेंगे? तो सेक्शन नंबर 103 के साथ सेक्शन नंबर 100 को भी रीड विथ करेंगे। और इसका जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है साथियों ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी होगा। इन सभी केसेस में हम क्या कर सकते हैं? मृत्यु कारित करने तक हो सकता है। मीन्स कि अगर किसी के द्वारा लूट किया जाता है, किसी के द्वारा रात्रि गृह भेदन किया जाता है, या अग्नि द्वारा आवासीय भवन में रिष्टि कारित किया जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं? मृत्यु कारित करने तक ये विस्तार किया जा सकता है। क्या? आपके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का। और देखने के लिए रेफरेंशियल सेक्शन आपको कहाँ मिलेगा? तो सेक्शन नंबर 103 और सेक्शन नंबर 100 के बीच आपको देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, दंडनीय होगा। दोनों बात कर रहा है कि मीन्स कि किसके खिलाफ करेगा? अगर भारत सरकार के विरुद्ध करेगा या भारत सरकार से इस प्रकार का करने का अगर प्रयत्न करेगा तो वो दंडनीय होगा। अब यहाँ पे दंड के बारे में पूछ रहा है कि कितना दंडनीय होगा। तो साथियों ये आपको देखने के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके रेफरेंस के लिए कि ये इंडियन पेनल कोड का जब सेक्शन नंबर 121 क्या देखेंगे साथियों? तो सेक्शन नंबर जब 121 को आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। मृत्यु अथवा आजीवन कारावास एवं जुर्माने से उसको क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। और ये इसका सेक्शन नंबर 121 यहाँ पे रेफरेंस के। 14 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माना ये बिल्कुल गलत है। 10 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माना ये भी नहीं सही है। 7 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माना ये भी सही नहीं है। जो आपका करेक्ट आंसर है साथियों बी वाला ही आपका करेक्ट आंसर है। रेफरेंस के लिए सेक्शन 121 यहाँ पे काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं कह रहा है कौन सी उपहति घोर उपहति नहीं है? देखिए क्वेश्चन निगेटिव वे में पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी उपहति है जो घोर उपहति के अंतर्गत कंसीडर नहीं की जाती है। तो 9th नंबर की अगर हम बात करते हैं साथियों तो जो सेक्शन नंबर 320 की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर हम घोर उपहति की बात करते हैं मीन्स की ग्रीवियस हर्ट की बात करते हैं तो ये हमारा इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत कहाँ पे डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन नंबर 320 में 8 किस्म की ये बातें बताई जाती हैं। जब सेक्शन नंबर 320 को आप ऑब्जर्व करेंगे तो 8 किस्म की होती हैं, जिसमें विकल्प में चारों यहाँ पे जो दिया गया है चारों के चारों सही दिया गया है। जैसे पुरुषत्व हरण की बात करता है, किसी अंग या जोड़ का विच्छेद की बात करता है, सिर या चेहरे का विदूषीकरण की बात करता है, दांत का भंग या विसंधान की बात करता है। मीन्स कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ई वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। मीन्स कि उपरोक्त सभी की बात कर रहा है, क्योंकि सेक्शन नंबर 320 के अंतर्गत 8 कंडीशंस दिए गए हैं और उसी 8 कंडीशंस को क्या किया गया? यहाँ पे 8 कंडीशंस में से 4 कंडीशन को एज यूजुअल रख दिया
गया है। आगे हम चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 10 को हम ऑब्जर्व करते हैं। कह रहा है य पर अपना मुक्का, य पर अपना मुक्का को इस आशय से यह संभाव्य जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा य को यह विश्वास हो जाए कि क य को मारने वाला ही है। कौन ने अब यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग किया, किस टाइप का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है? तो साथियों क्या बल का प्रयोग किया जा रहा है? तो बिल्कुल बल का प्रयोग नहीं किया गया। गंभीर प्रकोपन किया गया? तो बिल्कुल गंभीर प्रकोपन नहीं किया गया। उपरोक्त में से कोई नहीं किया गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे क्या किया गया? हमला किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया साथियों? तो यहाँ पे हमला किया गया, और ये आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ? तो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन नंबर 351 पे आप जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? तो आईपीसी के सेक्शन नंबर 351 के दृष्टांत क को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे एज यूजुअल चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। तो मैं रेफरेंस की चीज़ें भी आपके सामने यहाँ पे रखता हुआ चल रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क एक घर ख को 12,000 रुपये वार्षिक भाटक के पट्टे पर देता है। वर्ष 2015, 16, 17 इन सभी पूरे वर्षों का भाटक शुद्ध है और दिया नहीं गया है। क सन 2018 में ख पर केवल वर्ष 2016 के शुद्ध भाटक के लिए वाद प्रस्तुत करता है। क्या क पश्चातवर्ती प्रक्रम पर वर्ष 2015 एवं 2017 के शुद्ध भाटक के लिए वाद ला सकता है? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, ये सीपीसी से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मीन्स कि सिविल प्रक्रिया संहिता से रिलेटेड यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा, कह रहा है पहला हाँ, तो ये वाला गलत ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी कह रहा है नहीं, तो यही आपका यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पे मार्क किया जाएगा। क्योंकि जब आप सीपीसी को पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपके पास ऑर्डर आता है। क्या आता है साथियों? ऑर्डर आता है। और ऑर्डर में स्पेशली जब आप ऑर्डर 2 को देखेंगे, मीन्स कि आदेश 2 को देखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे रूल भी हमको देखने के लिए मिलता है, और रूल 2 को आप ऑब्जर्व करेंगे, साथ ही साथ वहाँ पे उप नियम भी दिया होता है। उप नियम 2 एवं 3 को जब आप देखेंगे, उप नियम 2 को और 3 को आप जब देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि किस लिए यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। ऑर्डर नंबर 2 को आप डेफिनेटली जरूर ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि सीपीसी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 संबंधित है। अब जो धारा 10 है साथियों, ये किस चीज से संबंधित है? कह रहा है क्या प्राज्ञ न्याय से संबंधित है? तो बिल्कुल प्राज्ञ न्याय से यहाँ पे संबंधित धारा 10 की बात कर नहीं रहा है। साथ ही साथ कह रहा है विचाराधीन वाद से, तो इससे भी नहीं है। सी वाला कह रहा है वाद का रोक दिया जाना। साथियों 12 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये सी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। स्टे ऑफ सूट की बात यहाँ पे की जाती है। किसकी बात की जाती है साथियों? तो स्टे ऑफ सूट की बात की जाती है। वाद का रोक दिया जाना के बारे में हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहे हैं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 अपील में लागू होती है। किस में लागू होती है साथियों? अगर हम बात करते हैं कि कहाँ पे ये लागू होगा, कैसे लागू होगा, तो धारा जो 96 होती है ये अपील में लागू होती है। अब किस तरह से लागू होती है इसको भी हम देखेंगे। तो इसको अगर हम धारा 96 को अगर हम पढ़ना चाहेंगे साथियों, तो किस सेक्शन के साथ और पढ़ सकते हैं? तो इसको अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो जो हमारा ऑर्डर नंबर 41 है, क्या है साथियों? तो जो हमारा ऑर्डर नंबर 41 है, ये धारा 96 को ऑर्डर नंबर 41 के साथ हम क्या कर सकते हैं? रीड विथ कर सकते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर इसका बी वाला होगा। मूल डिग्री की ये बात करता है, मीन्स की जो ओरिजिनल डिग्री आपको प्रोवाइड की जाती है उसी ओरिजिनल डिग्री के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, कह रहा है जब कोई व्यक्ति लोक न्यूसेंस करता है, क्या करता है साथियों? अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा लोक न्यूसेंस किया जाता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। कह रहा है वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। उसकी बात कर रहा है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इस प्रकार के लिए उत्तरदायी होगा, तो जी बिल्कुल नहीं होगा। बी वाले में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अंतर्गत उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं लाया जा सकता है। कह रहा है उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति का वाद लाया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोक न्यूसेंस करता है उसकी बात कर रहा है। तो साथियों जो 14 नंबर का आपका सोचेंगे कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो साथियों यहाँ पे डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी की बात कर रहा है। क्यों इसलिए उपरोक्त सभी की बात करता है? क्योंकि जब हम सीपीसी को ऑब्जर्व करते हैं और सीपीसी का सेक्शन नंबर 91 ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं? तो सीपीसी का सेक्शन नंबर 91 अगर हम इसको रीड विथ करना चाहते हैं इंडियन पेनल कोड से, तो साथियों रीड विथ हम करेंगे सेक्शन नंबर 290 के साथ। किसके साथ रीड विथ करना चाहेंगे? सीपीसी को हम रीड विथ करना चाहेंगे आईपीसी के सेक्शन नंबर
290 के साथ। और जब आप इस तरह से रीड विथ करेंगे तो आपको ये सारे कंडीशंस जो भी यहाँ पे ए बी सी का कंडीशंस प्रोवाइड किया गया, ये कंडीशंस आपको समझ में आ जाएंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कर रहा है, लिखित कथन प्रस्तुत किए जाने की परिसीमा 30 दिन है। किसकी बात है साथियों, कह रहा है कि रिटेन आपको लिखित जो कथन होता है उसको प्रस्तुत किए जाने की जो लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है ये 30 दिन का है, जो कि 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है कि गणना की जाएगी। मीन्स कि ये जो गणना होती है ये गणना कहाँ से किया जाएगा, किस डेट से इस गणना को हम लोग देखेंगे, किस डेट से मानेंगे कि ये गणना आपका हो रहा है। तो क्या ऑप्शन ए कह रहा है वाद प्रस्तुत के दिनांक से तो बिल्कुल नहीं इसकी गणना मानी जाती है। भी कह रहा है न्यायालय द्वारा नियत प्रथम सुनवाई के दिनांक से, तो बिल्कुल ये भी बात गलत है कि उस दिनांक से नहीं। सी वाला कह रहा है प्रतिवादी पर समन की तामील के दिनांक से। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होने वाला नहीं है। अगर आप कहेंगे कि ये कहाँ दिया है तो मैं कहूँगा कि ऑर्डर नंबर जब आप 8 को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, जब आप CPC के आदेश 1 को पढ़ेंगे, 8 को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके रूल नंबर 1 को आप जब देखेंगे तो यहाँ पे ये सारे कंडीशंस आपके क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि प्राज्ञ न्याय का सिद्धांत किस पर प्रयोज्य नहीं है। फिर यहाँ पे निगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा है कि किस पर ये प्रयोज्य नहीं है, क्योंकि जब प्राज्ञ न्याय की बात करते हैं साथियों, जिसको हम लोग रेस जुडिकेटा के नाम से जानते हैं, और ये रेस जुडिकेटा हमको देखने के लिए कहाँ मिलता है, तो जब हम सेक्शन नंबर 11 को जब पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 11 के ही अंतर्गत हमको रेस जुडिकेटा देखने के लिए मिलता है। तो ये कह रहा है कि प्राज्ञ न्याय का सिद्धांत किस पर प्रयोज्य नहीं होता है, तो क्या वाद पर होता है, तो बिल्कुल नहीं। डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही पर, तो बिल्कुल नहीं। मध्यस्थ कार्यवाहियों पर, तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निगेटिव वे में पूछ रहा है। तो निगेटिव वे में हमारा जो करेक्ट आंसर होगा सी वाला यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा, मध्यस्थता की कार्यवाहियों पर नहीं होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगर 17 को हम ऑब्जर्व करते हैं तो कह रहा है किस आधार पर वाद पत्र को नामंजूर नहीं किया जा सकता है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो जो वाद पत्र होता है किस आधार पर उसको नामंजूर किया जा सकता है। तो ऑप्शंस को जब आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो ऑप्शन ए कह रहा है जहाँ वह वाद हेतु प्रकट नहीं करता है। किसकी बात कर रहा है, प्रकट नहीं करता है। तो ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि जहाँ वाद हेतु प्रकट ही नहीं करता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे हम बी वाले ऑप्शंस को देखेंगे। बी वाला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है जहाँ वाद पत्र ऐसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसे विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं है। किसकी बात कर रहा है कि विचारण का यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी क्षेत्राधिकार हमको नहीं प्रोवाइड किया गया। और साथियों आपका जो करेक्ट आंसर होगा यही बी वाला ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा, क्योंकि जब हम CPC को पढ़ते हैं और CPC के आदेश नंबर मीन्स की जो ऑर्डर हमारे पास 7 है, जो ऑर्डर नंबर हमारा 7 है और नियम क्या है और जो रूल नंबर हमारा 11 है, इन्हीं दोनों के साथ हम इसको क्या करते हैं, इन्हीं दोनों के साथ हम इसको रीड विथ करके हम इसको पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हमारा जो यहाँ पे बी वाला करेक्ट आंसर हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये करेक्ट आंसर इसका हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, कौन सी धारा के प्रावधान न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है। मीन्स की जो आर्थिक क्षेत्राधिकार होता है जो पिक्यूनरी से संबंधित होता है तो कौन सा होता है। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया है। और साथियों ये सेक्शन जो है आपका सेक्शन नंबर 6 के ही अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। सेक्शन नंबर 10 के अंतर्गत भी नहीं, 15 के अंतर्गत भी नहीं, उपरोक्त तो सभी के अंतर्गत भी नहीं आपको देखने के लिए मिलता है। तो देख रहे हैं आपकी सेक्शन वाइज भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की बात करते हैं तो कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 32 से संबंधित है। मीन्स की जो ऑर्डर 32 है ये ऑर्डर 32 ये किससे संबंधित है, तो साथियों ये जो ऑर्डर 32 है आपका ए वाले से ही संबंधित है। अवयस्क और विकृत चित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद से ही संबंधित ये होता है। कौन सा, जब हम आप CPC के ऑर्डर्स को पढ़ेंगे जो 51 ऑर्डर दिए हैं उसमें ऑर्डर नंबर 32 है और वो ऑर्डर नंबर 32 इन्हीं लोगों से संबंधित होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, मीन्स की क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करके रखी गई हैं। साथियों यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पुलिस वारंट के बिना, किसकी बात कर रहा है साथियों, कह रहा है पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। मीन्स की पुलिस के पास कब वारंट के बिना भी वो गिरफ्तार कर सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस को इनके एनालिसिस करिए। एक को कर रहा है जो किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कारित करता है। सबसे तो पहला कर दिया जो कि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कर रहा है, मीन्स कि किसी भी टाइप का कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है तो पुलिस उसको क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। ऑप्शन ए तो सही बात कर रहा है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो कर रहा है जो राज्य सरकार द्वारा आपराधिक उद्घोषित किया जा चुका है इनको भी क्या कर सकती है,
पुलिस इनको क्या कर सकती है, इनको भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ये भी बात एकदम बिल्कुल सही कह रहा है। तो आप कहेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मैं कहूँगा कि जब दोनों बातें सही कह रहा है तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो सी वाला ही पूरा का पूरा यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आप पूरे कंडीशंस को आपने पढ़ा है अरेस्ट के। जब आप चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे सीआरपीसी के, तो वहाँ पे सारी बातें को आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर मैं रेफरेंस के लिए कहूँगा कि आपको क्या पढ़ना है, तो मैं कहूँगा कि सेक्शन नंबर 41 आपको पढ़ना है सीआरपीसी का। फिर साथ ही साथ सेक्शन नंबर 42 भी पढ़ना है सीआरपीसी का, 43 भी पढ़ना है सीआरपीसी का, 44 भी पढ़ना है सीआरपीसी का, साथ ही साथ सेक्शन नंबर 151 भी पढ़ना है सीआरपीसी का, साथ ही साथ 123 सब क्लास 6 भी पढ़ना है आपको सीआरपीसी का, साथ ही साथ 432 सब क्लास 3 भी आपको पढ़ना है सीआरपीसी का। और ये सारे के सारे ऐसे ऐसे सेक्शन है जहाँ से बार बार डायरेक्टली हिट करता है आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 को आप ऑब्जर्व करेंगे तो कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत शासन द्वारा सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। किसकी बात की जाती है, तो जो सहायक लोक अभियोजक होते हैं, जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर होते हैं, इनकी नियुक्ति होती है। तो साथियों यहाँ पे 22 नंबर का जो आपका क्वेश्चन दिया है ये डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है और इसका डायरेक्ट सेक्शन यही होगा, सेक्शन नंबर 25 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत कौन न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश जारी कर सकता है। किसकी बात करते हैं साथियों, तो न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश जारी कर सकता है। और ये जो पावर और ये जो अथॉरिटी प्रोवाइड किया गया है, किसको प्रोवाइड किया गया है साथियों, तो ये जो अथॉरिटी प्रोवाइड किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत ये प्रोवाइड किया गया। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि ये बात जिला मजिस्ट्रेट के पास है, उपखंड मजिस्ट्रेट के भी पास है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा है ये डी वाला करेक्ट आंसर हो रहा है। और रेफरेंस के लिए मैंने आपके पास 133 नंबर का सेक्शन भी आपके सामने मैंने यहाँ पे रख दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है धारा 498 को भारतीय दंड विधि के अपराध के संज्ञान किया जा सकता है। मीन्स की जो भारतीय दंड विधि है इसके अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है। तो कैसे लिया जा सकता है साथियों, कौन ले सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पहले आप इसके सभी ऑप्शंस को आप क्या करेंगे, यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। कह रहा है पुलिस रिपोर्ट पर, पहले तो कह दिया पुलिस रिपोर्ट पर, दूसरा कह दिया कि पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर, पहला पुलिस रिपोर्ट पर, दूसरा पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर, और तीसरा कह रहा है पीड़ित व्यक्ति के माता पिता और भाई बहन के परिवार पर। मीन्स कि यहाँ पे चारों के चारों विकल्प, जो तीनों के तीनों विकल्प दे रहे हैं ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों विकल्प यहाँ पे सही विकल्प यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये चीज़ आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा, तो मैं कहूँगा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जब 198 को आप पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, 198 को जब आप साथियों एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे कौन सा ऐसा कथन प्रोवाइड किया गया है जो कि यहाँ पे कथन सत्य आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे सभी कथन को आप देखेंगे, अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी नहीं होता है, ये बात गलत कह रहा है। बी वाला कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत गलत उत्तर देने पर अभियुक्त को दंडित किया जाएगा, ये भी बात यहाँ पे सही है नहीं, इसीलिए इसको भी काट दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, कह रहा है भागता एक मजिस्ट्रेट द्वारा और भागता दूसरे मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोष सिद्ध किया जा सकता है, ये बात सही लग रहा है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। और रेफरेंस के तौर पे सेक्शन नंबर 326 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंडादेश दे सकता है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकता है ये दंडादेश दे सकता है। अब किस प्रकार का ये दंडादेश दे सकता है, तो साथियों अगर हम बात करते हैं सीआरपीसी में तो ये सेक्शन नंबर 29 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। किस कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो सेक्शन नंबर 29 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। और 7 वर्ष के कारावास तक का वो क्या दे सकता है, 7 वर्ष तक के कारावास का यहाँ पे दंडादेश आपको प्रोवाइड कर सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 के अगर अंदर हम देखते हैं, कह रहा है जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसको किसी अजमानती अपराध के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, अग्रिम जमानत हेतु आवेदन
आवेदन कर सकेगा। किसके अंतर्गत कर सकेगा? अग्रिम जमानत के लिए आवेदन। तो साथियों अगर आप 27 नंबर के क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये अग्रिम जमानत आप देख सकते हैं कि धारा 438 के अंतर्गत कर सकता है। किसके अंतर्गत कर सकता है? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो सी वाला ही करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, और क्वेश्चन नंबर 28 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है कि धारा 106 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दोष सिद्धि पर परिशांति कायम करने हेतु कौन सक्षम नहीं है? तो यहाँ पे कौन यहाँ पे सक्षम नहीं है? तो मैं कहूँगा कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 किसकी बात कर रहा है? तो साथियों चैप्टर के साथ आप इसको याद करिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। चैप्टर 8 के प्रावधान को अगर आप देखेंगे और कहाँ से कहाँ तक, तो रेंज भी आप देख लीजिए, सेक्शन नंबर 106 से लेकर के सेक्शन नंबर 114 तक आप देखेंगे, और साथ ही साथ इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के भी प्रोविजंस को आप देखेंगे। मीन्स की आर्टिकल नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 19 के उल्लंघन में नहीं होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ये किया किसके द्वारा जाता है? तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि ये कार्यवाहक मजिस्ट्रेट जो होते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है। साथियों बाकी जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ आपके सामने इसी तरह से डिटेल एनालिसिस में करेंगे। तो साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और बेल बटन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आता हूँ तो सारा का सारा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहा है। साथियों अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है लॉ विथ रोनित, इसी को आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर लेंगे, वहाँ पे एज यूजुअल आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पे 700-750 का लॉ के ही हमारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, आप भी वहाँ पे जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।